हमारी आर्थिक नीतियां हमारे देश के लोगों को मालिक नहीं बना रही, मजदूर बना रही। हमारा प्रभाव है विभिन्न सेक्टर्स में देश में, लेकिन देखा जाता है कि अधिकांश सर्विस सेक्टर से उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रभाव बढ़े, हमारी मालिकी कायम रहे, हमारी मालिकी बढ़े, इस प्रकार प्रोत्साहन देने वाली नीतियां नहीं है। उल्टे हमारे देश में बहुत ज्यादा हिस्सा अपने राष्ट्रीय उत्पादन का और राष्ट्रीय आय का जिनके कारण उत्पन्न होता है, उन लघु उद्योगों को, छोटे उद्योगों को, खुदरा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिले, उनकी गुणवत्ता बढ़े, इसको निरुत्साहित करने वाली नीतियां, लेकिन चल रही नीतियां हमारे देश के लोगों की उद्यमिता बढ़े, उसको प्रोत्साहन मिले, ऐसी नीतियां नहीं है। वोटों के स्वार्थ के चलते सस्ती लोकप्रियता की आराधना जो होती है, उसमें हमारे लोगों को श्रम करने की आदत लगाने वाली योजना नहीं है। घर बैठे कोई हमको ला के दे, ऐसी आदत लगाने वाली योजना चलती है। रोजगार के अवसर घट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई की मार तो हम खा ही रहे, रुपए की कीमत लुढ़कते जाती है और महंगाई ऊंचे ऊंचे परवान चढ़ते चली जाती है। बेरोजगारी हो गई, देहातों से पलायन हो गया, शहरों में हो रहा है, शहरों में सुविधा नहीं है, मराठी में जिसको बकाल कहते हैं, ऐसा एक संस्कारहीन जीवन, अस्वच्छ परिदृश्य उसके कारण उत्पन्न होता है। और देहातों में संख्या घट गई, वहां काम करने के लिए लोग नहीं मिलते, दोनों की समस्या बढ़ने। और गलत नीतियों के साथ साथ भ्रष्टाचार है, और कभी कभी लगता है दोनों का संबंध है। भ्रष्टाचार है इसीलिए गलत नीतियां चल रही है। भ्रष्टाचार की चर्चा तो बहुत हो गई, भ्रष्टाचार के उच्च पदस्थों के भ्रष्टाचार के कितने ही प्रकरण उजागर हो गए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध 2 बड़े आंदोलन भी हो गए, विषय का प्रबोधन पर्याप्त हो गया, परंतु उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जैसा कड़ा कानून बनना चाहिए, नहीं बना। भ्रष्टाचार के असली अपराधी तो कुछ बिना हुए और कुछ कोर्ट में एक बार जाकर आए, आज खुले घूम रहे। राजनीतिक दृष्टि से जो अपने लिए वे सुविधा वाला नहीं, उसको तो कुछ हो जाता है, लेकिन जिनको राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने छत्र में रखना आवश्यक है, उनके साथ खून माफ है। तो कोई कानून से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो रहा है, भ्रष्टाचार विरोध का कोई नियम है, ऐसा नहीं है। उन नीतियों में भी स्वार्थ का ही नियम चल रहा है। जो नीतियां चल रही, उनके फायदे क्या है, आगे चल के लंबे समय के बाद उसके नुकसान तो ध्यान में आते हैं। बिना उस क्षेत्र के भूगोल का विचार किए, वहां की परंपराओं के प्रति श्रद्धा जो जनमानस में, उसका विचार किए, वहां के लोगों की आकांक्षाएं, प्राथमिकताएं, इसका विचार किए, जो विकास की नीतियां उत्तराखंड में अंधाधुंध लागू की गई, उसका क्या परिणाम हुआ, एक बड़ी विभीषिका के रूप में इस सत्र के प्रारंभ में वो सामने आया है। ये जो विनाश हुआ है, वो केवल आसमान से नहीं आया है। उस विनाश के लिए एक खुला क्रीड़ांगन, जहां वो मनसोक्त खेल सके, वो हमारी अपनी नीतियों ने वहां निर्माण किया है।
और इसलिए हम लोगों को उन नीतियों का पुनर्विचार करना पड़ेगा। देश की साधन संपन्नता, कौन से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, आदि सब देख के अपना देशीय विकास पथ तैयार करना पड़ेगा। स्वतंत्रता के पश्चात हम बिना देखे परखे कभी इसका कभी उसका अनुकरण करते आए, वैसे काम नहीं चलेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। सोचना पड़ेगा। तकनीकी लेंगे, लेकिन हमको जो चाहिए वही लेंगे, और हमको जैसे स्वरूप में चाहिए वैसी लेंगे। एखादा मतवाद अगर हमारे लिए उपयोगी है आर्थिक क्षेत्र में, जरूर उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन हमको उपयुक्त है कि नहीं इसलिए स्वीकार करेंगे। दुनिया में फैशन है इसलिए नहीं लेंगे। अभी तक हम ऐसे करते रहे, जो प्रचलित बात थी उसके साथ चलते रहे, हमने बाकी किसी बात का विचार नहीं किया, और इसके चलते ये हानियां हो रही है। लेकिन हट है सरकार का, बदलने के लिए तैयार नहीं। आर्थिक स्थिति ये है, सुरक्षा की स्थिति भी वही है, और वही के वही है। अब चीन के बारे में इतने बार बोला है, आज सारी दुनिया बोल रही है। चीन का संकट क्या है, इसके बारे में भी लगता है कि देश में जो संवाद चलता है उसका एक मत है, और उपाय क्या है इसके बारे में भी एक मत है। चीन के इरादे तो छिपे नहीं। समय समय पर भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके वह भारत के शक्ति की और धैर्य की परीक्षा कर रहा है। टेस्टिंग द वाटर्स ऐसा कहते हैं। अभी उसको लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अगर हमने कुछ किया तो भारत क्या करेगा आजमा के देख रहा है। हम कई वर्षों से कह रहे हैं, और सारी दुनिया, अपने देश के सब लोग कह रहे हैं कि जब आजमाया जाता है तब उस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, कड़ाई से जवाब देना चाहिए। नीतिगत दृष्टि से चारों ओर से उसने हमको घेर रखा है। जो पड़ोसी देश है, जो वास्तव में भारत के सांस्कृतिक संबंधों में रहे, कई तो उसमें से अखंड भारत के अंग रहे, उन देशों के साथ जिनमें यह भावना है कि एक प्रकार से भारत हमारा गुरु देश है, भारत हमारा मूल स्थान है। दो प्रकार के देश हैं। अभी पाकिस्तान के पत्रकार भी लिख रहे हैं कि मैं भारतीय पाकिस्तानी हूं, तो वहां उनको इंटरनेट पर वहां के लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा, आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं। ऐसा वातावरण जिन देशों में है, और स्वाभाविक रूप से वहां के लोग चाहते हैं कि भारत का स्वभाव जो मालूम है और चाइना का जो स्वभाव मालूम है, उसमें हमको हमारे साथ भारत चाहिए, चाइना के बजाय। चाइना नहीं चाहिए। ऐसा चाहने वाले देशों में हम नहीं पहुंचे, वो पहुंच गया। अभी भी हम शुरू करते हैं तो हमारा स्थान बन सकता है, और हमने शुरू भी किया है, परंतु गति कैसी चाहिए, किस गति से वो बढ़ रहा है। वो 50 साल पहले से इन सारी बातों को देख रहा था। उसने अपना एक विजन बनाया है, एक दृष्टि चित्र बनाया है जिसकी ओर वो बढ़ रहा है। बारीक नजर हमारी सब बातों पर रखता है और हमसे तेज गति में आगे दौड़ता है। हम ये क्यों होने दें, हमारी गति तेज होनी चाहिए, लेकिन उधर ध्यान कम रहता है। हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र को अपने अधीन करने का उसका प्रयत्न, अपना माल यहां डाल के चल रहा है। पड़ोसी देश होने के कारण, वैसे बीच में तिब्बत है, लेकिन व्यापार तो पुराना है अपना चीन के साथ, तो उनको हमको जैसी उसके माल की कभी कभी आवश्यकता लगती है, उनको भी आवश्यकता है हमारे व्यापार की। हम इस पर खेले और अपने बाजार को चीन के अधीनस्थ होने से बचावे, जनता सहयोग करे, चीनी माल का हम बहिष्कार करेंगे।
अभी गणेशोत्सव मंडलों में हाल ही बीते गणेशोत्सव में ये किया था कई जगह कि चीनी गणपति नहीं लेंगे। गणेश जी की मूर्ति चीन से आई हुई क्यों लेंगे हम, या हमारे यहां बनते वो लेंगे।